नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इंडियन इकोनॉमी के टर्म्स और कंसेप्ट से अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हम काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे जैसे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से जो है इन्फ्लेशन। आज हम जो सबसे पहले टर्म स्टडी करने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन। तो चलिए इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में आपको ये बता दूं कि इन्फ्लेशन एक ऐसा टर्म है जो काफी बार इकोनॉमिक्स में यूज होता है, चाहे वो डायनामिक पार्ट हो चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो। इंडियन इकोनॉमी में आपको बहुत बार यूज होगा, करंट अफेयर में बहुत बार देखने मिलेगा, इसीलिए इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेशन आप लोग मेरे साथ साथ अपने नोट्स में लिखते हुए चलेगा। और डेफिनेशन कहती है इंक्रीज इन द जनरल level general level of prices of goods and services over a period of टाइम। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंसेप्ट्स यूज, यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुए, हम सब वर्ड्स को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो भी प्राइजेस है गुड्स और सर्विसेज के, वो बढ़ रहे हैं एक टाइम पीरियड में, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 2015 से लेके तो 2021 तक कितना कॉस्ट बढ़ा, तो ये होगा उतने टाइम का एक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी प्राइजेस का बढ़ना, है ना, तो गुड्स और सर्विस के प्राइजेस बढ़ना। इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि 2015 में एबीसी नाम का कोई प्रोडक्ट था, एबीसी नाम का प्रोडक्ट आता था, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी ₹30, है ना, और उसकी 2021 में हो गई ₹70। इसका मतलब इसका देखिए प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ा यानी इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का बढ़ना। तो ये एक सिंपल टर्म है जिसे हम स्टडी करते हैं। इससे जुड़ी हुई काफी सारी टर्म्स अभी हमें स्टडी करना है, तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से टर्म है। ओके, सो आज का जो हम सेकेंड कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आइए देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस चीज के कारण होता है, तो ये क्या होता है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय याद रखेगा अच्छे से, किस चीज के कारण होता है। तो किसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे, तो सबसे पहले ये कॉज्ड बाय इंक्रीज इन प्राइजेस। मेरे साथ साथ नोट्स में ये चीज लिखते हुए चलेगा, प्राइजेस ऑफ इनपुट्स, है ना। इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ इनपुट्स। तो इनपुट्स यानी क्या क्या है, इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप चीजें बना रहे हो उसके इनपुट्स है। इनपुट्स क्या क्या चीजें होती है आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि लेबर आपको लगता है, कुछ रॉ मटेरियल आपको लगता है ना, तो रॉ मटेरियल हो गए, लेबर हो गया, ये सब आपके इनपुट्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीजों के प्राइजेस बढ़ना। अब जनरली क्या होता है, तो देखिए इन्फ्लेशन होने के सबसे मेन कारण माना जाता है कि डिमांड बढ़ना। इन्फ्लेशन होता है किसी भी चीज की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसे इन्फ्लेशन होता है। बट यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, कि यहाँ पे कोई डिमांड नहीं बढ़ रही है। डिमांड ना बढ़ते हुए भी सिर्फ क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ सबसे पहले मैं अब यहाँ पे डिमांड का बढ़ना यहाँ से मिटा देता हूँ। डिमांड का बढ़ना नहीं, यहाँ पे किस चीज के कारण इन्फ्लेशन देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जब हमने देखे ऊपर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके प्राइजेस बढ़ गए। तो अब फॉर एग्जांपल कोई एबीसी नाम की कोई चीज यहाँ पे बनाई जा रही थी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा रही थी, तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, जैसे कि ये इनके प्राइजेस बढ़ गए। इनके प्राइस बढ़ने के कारण जो एबीसी है उसे बनाने में ज्यादा खर्चा आया और एबीसी के भी प्राइस बढ़ गए। तो ये इन्फ्लेशन हो गया एबीसी नाम के गुड्स में, डिमांड बढ़ने के कारण नहीं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण। डिमांड तो कांस्टेंट है, तो इसे कहा जाता है, इस तरह की चीजें को कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये टर्म पता चल गई है। तो हम आगे अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। आज का हम जो थर्ड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसा वहां पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था, वहां पे कॉस्ट जो था वो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट बढ़ रहा था, उसका प्राइस बढ़ रहा था। बट डिमांड ऑफ पुल इन्फ्लेशन नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज की जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज की ओवरऑल डिमांड जब बढ़ती है, तो उसके साथ साथ उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ता है। और ये बढ़ने के कारण क्या होता है, तो इन्फ्लेशन होता है। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी और प्राइसेस भी बढ़े और इसके कारण आए इन्फ्लेशन। तो रूट कॉज क्या है, इन चीज का जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज ये है कि देखिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो भी जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन होगा ही। बट क्या होता है, मेनली रूट कॉज ये है इसका कि डिमांड तो बढ़ रही है
है ना, डिमांड तो बढ़ी जा रही है, बट डिमांड ज्यादा है और सप्लाई जो है ये कम हो रहा है ना, प्रोडक्ट कम बन रहा है, उसका सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण उन्हें प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये जो इन्फ्लेशन है इसे कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको इतने सिंपल तरीके से आप याद रखिएगा। सो नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रिपिंग इन्फ्लेशन। ओके, सो क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है ये देख लेते हो। क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी, हम देखिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि डेफिनेशन जो है वो आप अपने नोट्स में लिख सके। सो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन ऑफ अ नेशन increases gradually but continually over टाइम, है ना। सो यहाँ पे चलिए हम इसको समझ लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन है नेशन का वो बढ़ रहा है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना। तो स्लोली यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि ये बढ़ रहा है, बट स्लोली बढ़ने के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूअली बढ़ रहा है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हर साल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, हर साल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, बट 3% बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले लो 3%, उतना कोई यहाँ पे असर नहीं दिख रहा है, 3% बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। बट अगर हम 3% अगर बढ़ते हुए देखा गया 33 ईयर्स में, तो 33 ईयर्स में अगर देखा गया तो ये किसी भी चीज की कॉस्ट डबल हो सकती है जो उसकी पहले थी। 33 ईयर्स में डबल होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, हमें इसके ये चीजें भी फेस करनी पड़ सकती है कि रेट्स डबल हो जाएंगे धीरे धीरे। बट इन्फ्लेशन, इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि ये बढ़ने के कारण क्या बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे याद रखेगा ये सब चीजें बढ़ने के कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जाएगी धीरे 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 धीरे, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ये बढ़ेगी। ये चीजें हैं कुछ हमें पता चलते हैं, इसे कहा जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब हम नेक्स्ट जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, है ना। सो गैलोपिंग इन्फ्लेशन यहां पे लिख देता हूं मैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। समझ लीजिएगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी हम ये कह सकते हैं वेरी हाई इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज वेरी हाई इन्फ्लेशन, जो कि वेरी हाई इन्फ्लेशन। इतना ही आपने आपके बुक में भी लिख लिया, अपने नोट्स में लिख लिया, गैलोपिंग इन्फ्लेशन मींस वेरी हाई इन्फ्लेशन, तो भी काफी है। अब वेरी हाई तो हम ये कह सकते हैं कि डबल डिजिट में हो सकता है, ट्रिपल डिजिट में हो सकता है ना। सो डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में हो सकता है कि, अब एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एकदम से 20% से बढ़ गया डबल डिजिट में, या फिर 100% से बढ़ गया, या फिर 200% से बढ़ गया अचानक से इन अ ईयर, है ना, एक ही साल में इतना बढ़ गया, उसे कहा जाता है वेरी हाई इन्फ्लेशन, जिसे कहा जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो ये बढ़ने के कारण ये जो है वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट होते हैं, जैसे कि डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में जो देखने मिलते हैं एक ही साल में, उसे कहा जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं वो है हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखिए हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में आप नोट्स में क्या लिख सकते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है हाइपर इन्फ्लेशन यानी सबसे पहले बहुत ज्यादा बढ़ रहा है रेट, है ना। सो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि रैपिड, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, बहुत फास्ट बढ़ रहा है, उसके साथ साथ एक्सेसिव बढ़ रहा है, यानी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। एक तो रैपिड बहुत फास्ट बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो इसे कहा जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये कि जो रेट्स है ना, जो रेट्स है वो एनुअल रेट्स जो है ना, रेट्स जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनुअल रेट्स की अगर बात करें तो वो मिलियन में भी बढ़ सकते हैं ना, तो मिलियन में या फिर वो ट्रिलियन में भी बढ़ सकते हैं ना। सो ये जो होते हैं मिलियन या ट्रिलियन में बढ़ने वाले रेट अचानक से, ये भी होता है हाइपर इन्फ्लेशन। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि बहुत रैपिडली हो रहा है, यानी ये रैपिडली को हम ये कह सकते हैं कि ओवरनाइट भी होता है, एकदम एक ही रात में बहुत प्राइसेस बढ़ गए, तो ऐसे भी चीज को हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है अभी आपको समझ चुका होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली टर्म की तरफ। ओके, सो अब हम जो नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं वो है कोर इन्फ्लेशन। अब देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या होता है ये कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप नोट्स में क्या लिख सकते हैं। तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि, देखिए मैं आपको बता दूं तो सिंपल एक डेफिनेशन, इन्फ्लेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स, इन्फ्लेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स एक्सक्लूडिंग, हम कुछ चीजें एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे और वहां पे इन्फ्लेशन काउंट कर रहे हैं। तो कौन सी चीज एक्सक्लूड की गई है यहाँ पे, मेनली फूड एंड फ्यूल, है ना। फूड और फ्यूल सेक्टर जो है इनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, और फिर इन्फ्लेशन देखते हैं कि कितना हुआ है कितना नहीं। अब ऐसा क्या है कि हम इनको कंसिडर नहीं कर रहे, फूड हो गया या फ्यूल हो गया, इनको कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो भी है फ्यूल हो गया या फिर फूड सेक्टर हो गया, ये ज्यादा वोलाटाइल है, इनके जो रेट्स है, इनके जो प्राइजेस है वो
बहुत ज्यादा कम ज्यादा यानी बहुत जल्दी जल्दी कम ज्यादा होता है। ये काफी वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल है, और हाईली वोलेटाइल होने के कारण बहुत जल्दी इनके प्राइसेस चेंज होते हैं, इसलिए इनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो मेनली ये इंडियन कंटेक्स्ट में तो नहीं देखने मिलता है, बट यूएसए इसे काफी बार यूज करता है। तो यूएसए जो है यानी यहाँ पे अगर देखा फूड और फ्यूल इनको एक्सक्लूड करके अपना इन्फ्लेशन गिनता है, और ऐसे इन्फ्लेशन जिसमें इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है जो कि हम कह सकते हैं कि टेम्पररी प्राइस वॉलेटिलिटी जहां पे है, या फिर ट्रांजिटरी जो प्राइस है वो यहाँ पे अगर एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, तो इनको कहा जाता है, वो है कोर इन्फ्लेशन, है ना। तो कोर इन्फ्लेशन इसमें जैसे कि फ्यूल सेक्टर में होता है, फ्यूल सेक्टर की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है इनको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इनके प्राइसेस जो है बहुत जल्दी जल्दी कम ज्यादा होता है, ये बहुत वोलाटाइल होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। और ऐसा इन्फ्लेशन जब मेजर होता है तो उसे कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब देखते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जैसे हमने पिछला जो टर्म देखा था जिसको हम कहते थे कोर इन्फ्लेशन, तो कोर इन्फ्लेशन के काफी अपोजिट हमें ये देखने मिलता है जिसको कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, तो टोटल इन्फ्लेशन, है ना, टोटल इन्फ्लेशन, पूरा तरह से इन्फ्लेशन देखा गया है विद इन एंड इकोनॉमी। और टोटल इन्फ्लेशन में क्या है, इंक्लूडिंग हम कह सकते हैं कि फूड, एनर्जी जो कि बहुत वोलेटाइल है, फूड हो गया, एनर्जी हो गया, है ना, एनर्जी कह सकते हैं या फिर हम फ्यूल कह सकते हैं। ये सब सेक्टर्स को इंक्लूड करके जो हम प्राइजेस देखते हैं कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ा, उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें काफी डिफरेंस है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन में इन्हें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो सबको इंक्लूड करके जो इन्फ्लेशन देखा जाता है उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन भी हम कह सकते हैं। ओके, सो ये चीजें हमें पता चली कि वोलाटाइल वाली चीजें भी इसमें कंसिडर की जाती है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है स्टैगफ्लेशन। ओके, सो स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। सो स्टैगफ्लेशन, ये देखिए मेनली ऐसी सिचुएशन होती है, स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन, लिख लीजिएगा आपके नोट्स में, सिचुएशन इन विच इन्फ्लेशन रेट इज हाई, इन्फ्लेशन के रेट जो है वो काफी हाई है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये काफी स्लो है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लोज। ओके, और हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू यहां पे आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स स्टेडीली हाई, हम ये कहेंगे। तो स्टेडीली ये बहुत ज्यादा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो स्टेडीली हाई इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले जो इन्फ्लेशन के रेट है वो बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन के रेट इतने ज्यादा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बहुत स्लो है, महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेडीली हाई है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन ये कंसेप्ट भी काफी ईजी है समझने के लिए। सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सीपीआई इन्फ्लेशन। तो चलिए सीपीआई इन्फ्लेशन में सबसे पहले आपको बता दूं कि सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज सीपीआई। तो सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हम ये अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें हम सीपीआई कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दूं कि सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है। सीपीआई इन्फ्लेशन को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, द इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट, BASKET, basket, okay, basket of goods consumed, है ना। सो हम लोग जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उनके रेट्स बढ़ना, है ना। तो इंक्रीज इन द रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स कंज्यूम, तो डायरेक्टली जो कंज्यूमर है वो उसे कंज्यूम करने के लिए जो भी आप खरीद के ला रहे हैं, जो भी गुड्स, उसके प्राइसेस बढ़ना, दैट इज सीपीआई इन्फ्लेशन, है ना। तो ये आपको पता चल गया, होलसेल का नहीं, कंज्यूमर प्राइस बढ़ना, इसे कहेंगे सीपीआई इन्फ्लेशन। तो सीपीआई के बाद हमें अगले टर्म जो पढ़ेंगे वो होगा डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, है ना। तो डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसमें आने वाला इन्फ्लेशन जो होगा वो, सो इसकी डेफिनेशन क्या आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, तो वो आप लिख लेंगे, वो ये रहेगी कि एवरेज
एवरेज प्राइस changes in goods that are brought and sold in the wholesale market. ओके, सो होलसेल मार्केट में जो भी गुड्स आप ला रहे हैं और जिन्हें बेच रहे हैं उनके प्राइजेस बढ़ना, दैट इज डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन. तो डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में इसका हम डेफिनेशन के साथ एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. फिलहाल याद रखिएगा कि होलसेल मार्केट में अगर किसी भी गुड्स के प्राइस बढ़ते तो उसे डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन कहा जाता है. So, उसके बाद हम आज का आखिरी जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, दैट इज फूड इन्फ्लेशन. सो फूड इन्फ्लेशन क्या होता है ये जान लेते हैं सबसे पहले. सो फूड इन्फ्लेशन में क्या होगा, तो इंक्रीज इन, यहां पे याद रखिएगा, आप डेफिनेशन अगर लिखना है तो आप आपके नोट्स में लिख सकते हैं डेफिनेशन, और वो रहेगा इंक्रीज इन डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ, किस चीज के होलसेल प्राइस बढ़ रहे हैं, ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स, ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स, है ना. तो जो एसेंशियल फूड आइटम्स है उनके प्राइस बढ़ना, है ना, जैसे हम कहते हैं कि फूड बास्केट में, तो इसे कहा जाता है फूड इन्फ्लेशन. तो फूड इन्फ्लेशन भी आपको क्लियर हो गया है. तो आज हमने जो कंसेप्ट क्लियर किए, आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुके हैं. आज के हमने जो भी टर्म्स थे उसमें हमने क्लियर किया अपने जो टर्म्स होते हैं, इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्रिपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन. इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले कंसेप्ट के साथ फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल को. टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.